हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक सब? बढ़िया? और सब सब बढ़िया चल रहा है? तो जैसा कि हमने इस बोर्ड पर लगा रखा है। क्या लगा रखे हैं इस बोर्ड पर? कि आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा या टॉपिक रहेगा, वो क्वेश्चन क्या रहेगा आज का? कि कभी ये सोचा है कि सूरज इतना गर्मी कहाँ से लाती है? ये हमारा मेन टॉपिक है आज का, कि सूरज इतना गर्मी लाती कहाँ से है। हम लोग जिस सूरज से कपड़ा सुखाते हैं, जिस सूरज से हम लोग को विटामिन डी प्राप्त होता है, तो ये जो सूरज है ये डेली डेली सुबह सुबह कहते हैं ना अपने लोग की ताज़ा ताज़ा धूप लगानी चाहिए। सुबह सुबह जैसे ठंड के मौसम में अगर मॉर्निंग में धूप निकल आई है, तो अपने लोग कहते हैं कि धूप लगाओ सुबह सुबह। ऐसा धूप में जो ये लगता है विटामिन डी अपने लोग को मिलता है। ये विटामिन डी में कहता है सुबह सुबह ताजा धूप डेली आता है। ये डेली आती कहाँ से है? उसके अंदर उष्मा, ये तो अपने लोग को बहुत कम मात्रा में मिलता है, लेकिन इसके अंदर बनता बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा है डेली। इन्हीं चीज को आज हम लोग पूरा डीप से समझेंगे कि ये होता क्या है, ये डेली डेली इतनी उष्मा कहाँ से आ रही है। इसी चीज को आज हम लोग क्या करेंगे, पूरा डीप तरीका से स्टडी करते हैं, सीखते हैं इस चीज को, मतलब पूरा जानेंगे कि ये सूरज का उष्मा हीट इतना ज्वाला आग का, ये मतलब खत्म क्यों नहीं हो रहा है। मेन टॉपिक मेरा ये है कि खत्म क्यों नहीं हो रहा है। होता है ना, एक तो जैसे अपने लोग में पानी पी रहे हैं, कहते हैं पानी का खपत ज्यादा हो रहा है तो पानी का कमी हो जाता है, जिसकी वजह से सुखाड़ आ जाता है। अगर बारिश ज्यादा हो रहा है तो बाढ़ आ जाता है। उसी तरह से अगर सनलाइट ज्यादा हो जाता है तो गर्मी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है। तब तो ये खत्म क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में आ गया सूरज का प्रकाश बहुत ज्यादा, इतना ये नहीं कर जैसे बाढ़ आ गया तो बाढ़ तो आता ही है, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतनी ज्यादा मात्रा में आता है कि अपने लोग को सुखाड़ आ सके। अभी तक जितनी मात्रा में आई है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि कम मात्रा में आए, जितना कम मात्रा में आए कि नॉर्मल, मतलब अपने लोग थोड़ा सस्टेन कर लेते हैं, मतलब कंफर्ट में रह लेते हैं। जो ठंड के मौसम में होता है कि कभी कभी 5 दिन 10 दिनों तक धूप नहीं उग पाता है, तो वो अपने लोग का हो जाता है। लेकिन ऐसा अगर हो कि पूरा साल ही धूप ना उगे, ऐसा कभी हुआ होगा पहले, लेकिन अभी अपने लोग को जब तक है तब तक में ये ऐसा नहीं हुआ कि पूरा साल कभी धूप नहीं उगे। हुआ था कब? जिस टाइम अपने लोग का अर्थ जो है, उस टाइम जिस टाइम अर्थ का मतलब पूरा तरीका से विनाश हुआ था धरती का, और उस टाइम जितना डायनासोर वगैरह था वो अंदर गया था। उस टाइम हुआ था कि बहुत दिनों तक जो है धूप नहीं उगा था। धूप न उगने के कारण पेड़ पौधा वगैरह सब सूख के मुरझा गया था, धरती पर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। उसी टाइम से धीरे धीरे जब अचानक धीरे धीरे जब सूरज का उदय होने लगा, तो पेड़ पौधे फिर नए से मतलब धीरे धीरे ग्रो करने लगा। उसी तरह से पूरा दुनिया सृष्टि का उसके बाद निर्माण होने लगा। तो उस दौर से डायनासोर तो खत्म हो गया। अब अपने लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे पशु पक्षी भी जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। क्यों विलुप्त होते जा रहे हैं? क्योंकि मनुष्य का जो है आवश्यकता बढ़ रहा है, संसाधन बढ़ रहा है। मनुष्य का क्या बढ़ रहा है? आवश्यकता, नीड बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि मनुष्य अब मीट मछली भी खाता है। अब वो क्या करता है कि कुछ जीव जंतु को खाने लगा है। जैसे मान के चलते हैं अपने लोग मुर्गा खाता है, मुर्गा जो भी खाते हैं मीट मछली, हम तो खैर नहीं खाते हैं, जो भी खाते होंगे मीट मछली खाते हैं, खस्सी वगैरह खाते हैं, ये सब मछली, मुर्गा मछली। बहुत लोग पक्षी में भी जैसे कबूतर, ये सब पक्षी को खाते हैं। ठीक है, वो अपना अपना चॉइस है सबका, जिनको जो पसंद है वो करते हैं। लेकिन अपने लोग को जब पता नहीं था कि मनुष्य, नहीं तो अगर मान के चलिए अगर हम ऋषि मुनियों की बात करें तो उस टाइम भी दानव थे, उसको उस टाइम दानव का कैटेगरी में रखा गया था। चलिए वो उस टाइम की बात है। लेकिन उस टाइम भी क्या करते थे, उस टाइम मनुष्य का भी मांस खाया जाता था। क्या खाया जाता था? मनुष्य का मांस। लेकिन अभी के टाइम में तो नहीं खाया जा रहा है। वो आगे के दौर की बात है कि आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। ठीक है, ऐसे ही मनुष्य का आवश्यकता जब बढ़ रही है, संसाधन जब की कमी उस तरह से होते जाएगी, ठीक है, तो ऐसा टाइम आता है जैसे अभी अपने लोग रहने के लिए घर चाहिए, घर में सोने के लिए पलंग चाहिए। ये जो पलंग बन रहा है ये किस चीज का बन रहा है? लकड़ी का बन रहा है। और लकड़ी कहाँ से आ रही है? पेड़ पौधे से। इसलिए हम लोग पेड़ पौधे का क्या कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं। विनाश भी कर रहे हैं, लेकिन जितना विनाश कर रहे हैं उतनी मात्रा में लगा नहीं रहे हैं। अगर मान के चलेंगे
100 पेड़ का अगर विनाश कर रहे हैं तो अपने लोग मात्र 5 से 10 पेड़ लगा पाते हैं, बहुत हो गए, उससे ज्यादा नहीं लगा पा रहे हैं। जब 5 से 10 पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि लगाने के लिए भी जमीन जगह चाहिए, और अपने लोग क्या कर रहे हैं, जो जमीन जगह उसमें घर बना रहे हैं रहने के लिए। है एक ही आदमी, लेकिन रहने के लिए चाहिए महल। महल रहने के लिए चाहिए, कहने का मतलब क्या, अपने लोग का आवश्यकता बढ़ रहा है, जरूरतें बढ़ रही है। जब जरूरतें बढ़ेगी तो संसाधन का कमी होगा, कहने का मतलब है वो घट बढ़ रहा है। लेकिन सन के अंदर, सूर्य के अंदर ऐसा क्या है कि अपने लोग को जितना ऊर्जा चाहिए उसके उससे ज्यादा ही ऊर्जा इस सन में बनता है। क्या हो रहा है, उससे ज्यादा ऊर्जा क्या हो रहा है, इस सन में बनता है। लेकिन अपने लोग को मिलता कितना है, जितना अपने लोग को जरूरत हो। ऐसा भी तो नहीं है कि 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है सूर्य का। कहने का मतलब जो अपने लोग का वैज्ञानिक मेजर करते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह मेजर करते हैं कि ये कितना टेम्परेचर अपने लोग का फोन पे दिखता है, तो उस अनुसार से हम बात करेंगे कि जितना अपने लोग को चाहिए क्या हो रहा है, उतना मिल जाता है, उतना मिल जाता है। ठीक है, उसी अनुसार हम बात करेंगे कि सूर्य के अंदर उष्मा घटती क्या नहीं है, ऐसा क्या कारण है। इसी चीज को आज जानने का प्रयास करते हैं। तो हम इन पे 2 लाइन बताते हैं कि ये शुरुआत करते हैं। इनके अंदर जो है उष्मा, इनके अंदर, सूर्य के अंदर, ये कुछ साइंस का प्रोसेस है, फिजिक्स का उनको हम प्रोसेस कह सकते हैं। उसी प्रोसेस को आज जानेंगे। उनके द्वारा ही इनके अंदर डेली डेली उष्मा बनता है। किनके द्वारा बनता है, इस साइंस का, फिजिक्स का एक प्रोसेस है। इसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। इसी प्रक्रिया से सूर्य डेली डेली इतना उष्मा लाता है, और ये बनता है उष्मा। क्या होता है, बनता है, तभी ना अपने लोग को नया नया एनर्जी मिलता है, नया एनर्जी मिलता है। कहता है ना, बोड़े घोड़ रोदा लगाओ, धूप लगाओ, तो नया नया ऊर्जा मिलता है। ये नया नया ऊर्जा सच में मिलता है, काहे कि सूर्य नया नया ऊर्जा बनाता है, निर्माण करता है। वो निर्माण करता है हजारों साल पहले, लेकिन हजारों साल पहले का ऊर्जा अपने लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है। हजारों साल पहले का ऊर्जा बना हुआ अपने लोग को नए रूप में मिलता है, नए, अपने लोग कहते हैं नए एनर्जी है, अपने लोग के लिए नया है। लेकिन सूर्य अगर अपने आप को, सूर्य को ले, तो सूर्य के लिए हजारों साल पुराना वो ऊर्जा संचित किया हुआ, सूर्य स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो अब नाभिकीय संलयन होता क्या है, अपने लोग तो जान लिया कि ये प्रोसेस किसके द्वारा हो रहा है, फिजिक्स का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस मतलब वो प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को हम लोग नाम दिए हैं नाभिकीय संलयन। कहने का मतलब है उस चीज को जानने से पहले, नाभिकीय संलयन को जानने से पहले अपने लोग को जानना होगा कि ये नाभिक होता क्या है। ये नाभि तो ढोड़ी तो नहीं है, अपने लोग का जो नाभि है क्या है, नहीं है, ये दूसरा ढोड़ी है, ये वो ढोड़ी नहीं है। ठीक है, तो उनके बारे में आज हम लोग जानते हैं। वो है नाभि, किसी पदार्थ का जो कण है, उस हर एक पदार्थ में नाभि है। मेरे अंदर भी नाभिक है, तो नाभिक उसको बोलते हैं जहां कुछ चीज स्टोर रहता है, कुछ तत्व मतलब कुछ कण मौजूद रहता है। ठीक है, वो नाभिक है। इसी तरह से कुछ तत्व इसमें मौजूद रहता है सूर्य में, वो प्रकृति के अनुसार ही मौजूद रहता है। जैसे अपने लोग में भगवान पेट के अंदर जितना यंत्र लगा के भेजे हैं, आंख के अंदर जितना यंत्र लगा के भेजा हुआ है, ठीक है, तो आंख के अंदर जो भी चीज लगा हुआ है, क्या मानव निर्मित किया है इस चीज को, नहीं ना, वो किसकी देन है, प्रकृति की देन है। ठीक उसी तरह से सूर्य के अंदर भी कुछ तत्व है, जिसका नाम, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन। जो लोग जानते होंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक तत्व है जो हर मतलब गैस के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, और भी कुछ गैसें हैं जिनको मिश्रण के रूप में पाया जाता है। किनके अंदर, सूर्य के अंदर। ये तत्व है किनके अंदर है, सूर्य के अंदर। कौन कौन तत्व, मेनली 2 याद रखेंगे, एक हाइड्रोजन तत्व और दूसरा हीलियम तत्व। किसके अंदर है, सूर्य के अंदर। अब सूर्य के अंदर जो ये 2 तत्व है, यही 2 तत्व का कमाल है। किसका कमाल, यही 2 तत्व का, यही 2 गो जो तत्व है, यही 2 गो तत्व कुछ कुछ नया चीज करता है, अभिक्रिया। मतलब हो सकता है उसके अंदर जो कण है, जो कण बताएंगे अभी हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में, उसी में कुछ कुछ प्रक्रिया होता है। उसी प्रक्रिया को अपने लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिटेल से जानेंगे। मजेदार टॉपिक है, एकदम से शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, तो भी आपको कुछ नया चीज मिलने वाला है। अपने लोग का ये सवाल, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है, सवाल होता है, जो सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है, नहीं कर देता है। अगर हम पूछ दे
कि जिस धरती मतलब जिस धरती पर हम रह रहे हैं, इस धरती पर जो हवा बहती है ये पहले कहां से आती है हवा? ऐसा कहिएगा पहाड़ से होकर के आती है, वो ठीक है, लेकिन वो पहाड़ के पहले कहां से आई हवा? कहां से आई? पत्ता हिलता है तब ना हवा लगता है, लेकिन उस पत्ता को हिलाने के लिए हवा कहां से आई? ये सोचने वाली बात है। तो इस तरह अगर मन में कोई प्रश्न उठता है तो थोड़ा सा मजा आता है यार, दिमाग कुछ सोचने पर मजबूर होता है। जब दिमाग सोचने पर मजबूर होता है, जो लोग इस चीज को करना चाहते हैं कि नहीं हम कुछ सोचे, उनको तो मजा आता है। जो लोग नहीं करना चाहते उनको तो बोरिंग महसूस होता है, भाई क्या दिमाग में ये सब सोचते हैं, उससे बढ़िया है कुछ और सोचे। ये सब चीज सबका अपना अपना होता है, लेकिन जिनको मजा आता है तो उनका आप रुचि को आप सोच नहीं सकते। वो खास करके स्टूडेंट को होता है, स्टूडेंट लोगों को। टीचर बहुत कम टीचर को होता है, क्योंकि ये ऐसा ऐसा चीज है ना जो सोचने का समय चाहिए। अगर आप सोच पाते हैं तो आप होनहार हैं, अच्छे हैं, आप मेहनत करते रहिए, आप आगे जरूर जाइएगा, ठीक है। तो इसी चीज को आज जानते हैं कि ये हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के अंदर उपस्थित होता है। अब यही दूगो जो है, दूगो कौन दूगो? हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों तत्व जो है, यही दोनों तत्व का जो अंदर कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही तीनों साला खेला कर रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ तीनों खेला करता है। अब यही खेला को जानते हैं कि खेला करता कैसे है। इसी खेल को इसी ये जो अंदर में सूर्य के अंदर तीनों अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला चीज सूर्य के अंदर क्या अवेलेबल है? हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद क्या अवेलेबल है? उसके अंदर के कण, मौलिक कण तीन गो, हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसी तीनों कण का खेला क्या क्या कैसे होता है, इसी चीज को अपने लोग डीप से स्टडी करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला चीज किसके प्रोसेस होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन देखिए क्या है पहला चीज, ये है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। जैसा कि अभी हमने बताया, क्या बताया कि जो सूर्य में एनर्जी आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? नाभिकीय संलयन की वजह से। किसके वजह से? नाभिकीय संलयन की वजह से आता है, ठीक है। सूर्य में जो ऊर्जा है वो नाभिक के मुख्य कारण नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक, हम नाभिक के बारे में भी बताए, कौन नाभिक? वो अपने लोग का नाभिक नहीं जिसको ढोरी बोलते, वो नाभिक नहीं है। ये कौन सा नाभिक है? ये हाइड्रोजन का नाभिक है, वो मनुष्य का नाभिक है। ये हाइड्रोजन का नाभिक है कि आपस में जुड़ करके हीलियम का निर्माण करता है। कौन? हाइड्रोजन का नाभिक जो है वो जुड़ता है। अब कहिएगा कैसे जुड़ता है? इसी चीज को तो आज जानेंगे अपने लोग कि ये चीज जो हो रहा है वो कैसे रहा, इस चीज को आज जानेंगे कि सूर्य आपस में जुड़कर क्या करता है? हीलियम का निर्माण करता है। हमने क्या बताया? इसमें दो तत्व का खेला है मेनली, और भी तत्व है, लेकिन हम लोग जानेंगे सिर्फ दो तत्व के बारे में। जो दो तत्व, जो चीज कहता है ना, जो चीज कम मात्रा में रहता है उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, जो चीज ज्यादा मात्रा में रहता है उसको अपने लोग जानते हैं। चाहे दुनिया में कोई भी चीज लेंगे, जो चीज कम मात्रा में कहता है उसको सर छुटका है, रख नीचा रखेगा, छुटका है। लेकिन जो बड़ा रहता है इनको ऊपर करो थोड़ा, तो वही चीज इसमें है और भी, लेकिन छोटा छोटा है। इसमें है क्या चीज? एगो हाइड्रोजन, एगो हीलियम, कहीं बड़का तत्व है, कहने का अपने लिए बड़का नहीं है। यही दो गो बड़का है सूरज में। किसमें? यही सूरजा में, जो ये सूरजा, ये सूरज, इसी सूरज में क्या है? दो चीज है, एक हाइड्रोजन एक हीलियम। इसमें बड़ा खेला करता है, यही दोनों है, यही दोनों चोर है जो क्या करता है? सूरज में खेला करवाता है कि देखो हम ही दोनों ऐसा आदमी है सूरज के अंदर जो तुम लोग को क्या करते हैं? नया ऊर्जा देते हैं, बोड़े बोड़ विटामिन डी देते हैं। कौन देता है? यही दो तत्व देता है, हाइड्रोजन और हीलियम। यही दोनों आपस में मिलता है, जुड़ता है, कुछ नया बनाता है। वही नया जब टक्कर खाता है, टक्कर खाने के बाद कुछ निकलता है, उसी को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। और भी ढेर सारा सब पार्टिकल निकलता है, मतलब जिसको अपशिष्ट कर सकते हैं, गंदगी कर सकते हैं, टुकड़ा जैसे ये सब दिख रहा है ना, ये सब इस तरह से निकलता है, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं। आपस में जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह वही ऊर्जा है, कौन? जो हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़कर हीलियम का निर्माण करता है और जो हम लोग को मिलता है ऊर्जा, ये वही ऊर्जा है जो सूर्य के रोशनी और गर्मी के रूप में हमें मिलती है। कौन सी ऊर्जा? यही जो ये दो गो तत्व जो है खचरा, ये दो हाइड्रोजन और हीलियम, यही दो खचरा है जो क्या करता है? रोशनी देता है और गर्मी के रूप में हमको मिला ऊर्जा देता है। कौन? यही दो खचरा। यही दो खचरा जो है अपने आप को कभी जोड़ता है, कभी तोड़ता है, नया नया चीज मतलब नए ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो कौन कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन और हीलियम।
अब जानते हैं कि ये दोनों तत्व मिलकर के नाभिकीय संलयन करता कैसे है। अपने लोग तो जान गए कि नाभिकीय संलयन करता है। ये नाभिकीय संलयन होता क्या? संलयन का मतलब जुड़ना, नाभिकीय का मतलब नाभिक। किसका नाभिक? यही हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिक। ठीक, अब इस नाभिक में कैसे जो क्या होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग आगे जानते हैं। कौन सा चीज जानेंगे अब? न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहला चीज जानना जरूरी है। क्या चीज? इसके अंदर है क्या? हमने बताया है ये चीज पहले। इनके अंदर 74% हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है, बाकी 2% क्या है? अन्य तत्व है। कहने का मतलब इन दो को ज्यादा मात्रा में थोड़ा है, तो यही दो को खेला करता है। कौन कौन कौन? यही वो खचरा है, एगो हाइड्रोजन खचरा, एगो हीलियम खचरा है। दो खचरा, दोनों गैस से है। कौन चीज है? गैस। एगो हाइड्रोजन, एगो हीलियम। यही है हाइड्रोजन। देखिए इसके चारों ओर कैसे ये मतलब अपना सर्किल बनेले है। कौन? यही ये दिख रहा है ना आप लोग को? देखिए इसको। ठीक है, तो सूर्य के अंदर कितना तत्व अवेलेबल है? 2, हाइड्रोजन, हीलियम मेनली, और भी है 2% में आ जाता है अन्य तत्व, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब सूर्य के अंदर भी है। ठीक है, वायुमंडल में तो है ही, लेकिन सूर्य के अंदर भी है। ये जो आप लोग गुब्बारा देख रहे हैं, इस गुब्बारा में कौन सी गैस भरी जाती है? जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो गैस है हीलियम। कौन सी गैस है? हीलियम। ठीक है, चलिए अब आगे आता है कि ये जो दिख रहा है, चलिए इसके अगला में अब ये चीज देखने के लिए है, सूर्य में संलयन की प्रक्रिया क्यों होती है। सूर्य में संलयन की प्रक्रिया क्यों होती है, इसके बारे में जानेंगे। ये जो सूर्य है इसमें संलयन की प्रक्रिया क्यों होती है, हमारा क्वेश्चन है। क्यों होती है सूर्य में संलयन की प्रक्रिया क्यों होती है? इसका मेन कारण है कि सूर्य का जो कोण है, कौन सा कोण? ये वाला कोण। ये जो अपने लोग देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक कोण है सूर्य का। यहाँ पे दिख रहा है कितना सारा गैस है, मतलब ये गैस कण है, कितना सारा उष्मा है। देखिए यहाँ पर कितना सारा उष्मा है इसमें। कहा दिख रहा है थोड़ा पूरा एकदम जड़ से देखिए, तब पता चलता है कि यहाँ कितना आग का धकता हुआ गोला अंदर से है। यहाँ पे एक कोर को अगर निकाल दिए काट करके, किसको? ये कोर को। अब कोर को काट के निकाले तो ऐसा दिख रहा है। अब इसके अंदर का पार्ट थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब इमेज क्रिएट किया गया, सच्चाई में थोड़ी दिख रहा है, कोई अंदर जाके थोड़ी देखा है, लेकिन ये इमेज की तरह से आपको समझाने के लिए इसमें बता रहे हैं कि ये जो है कोड निकाले काट करके, ये कोड का जो तापमान है, इसी का तापमान का है, इसका तापमान होगा। कहा कि इनके अंदर देखिए एकदम दहकता हुआ ज्वाला है, दहकता हुआ आग है। देखिए इसमें दिया हुआ इस कोड का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 1 मिलियन में कितना लाख? 1 मिलियन में 10 लाख, तो 15 मिलियन में 150 लाख। कहने का मतलब क्या? 100 करोड़ 50 लाख, 150 लाख हुआ। उसका क्या चीज है? टेम्परेचर है 150 लाख डिग्री सेल्सियस। यहाँ आदमी 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे लोहा को हीट किया जाता है, जिनका तापमान 15 गुना 10 इतना लाख, मतलब 150 लाख डिग्री सेल्सियस जिनका तापमान होगा, तो आप सोच ही सकते हैं कि वो कितना हीट होगा। कितना हीट अनुमान लगाना मुश्किल है। 150 लाख डिग्री सेल्सियस, 150 लाख डिग्री सेल्सियस होगा। और वहां पर जो उच्च दाब होता है, हाई प्रेशर रहता है, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। कहां पर? उनका कोर पर, इस कोर पर। इस कोर पर जो है कितना तापमान रहता है, इनको याद रखिएगा। सूर्य का जो कोर है, उस कोर पर कितना तापमान रहता है? लिखेंगे 150 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना लाख? 150 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। ठीक है, इनका कोर पर। और इनका जो प्रेशर रहता है, हाई रहता है या लो रहता है? हाई रहता है। कैसा रहता है? हाई रहता है। कहां पर? ये सूर्य का जो कोर है, कोर, उस कोर पर। ठीक है, ठीक है। अब है कि इस तापमान पर, कौन सा तापमान पर? ये जो तापमान अभी हम लोग देखे कौन सा है? 150 लाख डिग्री सेल्सियस वाला तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु अत्यधिक गति से टकराते हैं और उनके नाभिक आपस में जुड़ने लगते हैं। अब इस चीज को एकदम फील लेते हैं, देखिए क्या होता है। ये जो ज्यादा तापमान होता है, इस तापमान के कारण हमने बताया अभी कि इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है। इनके अंदर हाइड्रोजन है अवेलेबल है, हीलियम अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें हीलियम अवेलेबल है, लेकिन हीलियम आया कहां से, इस चीज को पहले जानेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ज्यादा तापमान होने के कारण हाइड्रोजन अत्यधिक गति से टकराता, आपस में ही टकराता है। किससे टकराता है? खुदे से। जिसकी वजह से खुद से टकरा रहा है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। किस चीज के ज्यादा होने की वजह से?
टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन आपस में टकराता है, हाइड्रोजन का परमाणु अत्यधिक गति से टकराते हैं और उनके नाभिक, हाइड्रोजन का जो नाभिक है, अब बताते हैं नाभिक के बारे में, उससे पहले एक चीज डिटेल में जान लेते हैं। ये जो हाइड्रोजन तत्व है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट, इस एलिमेंट के 3 मौलिक कण है। कितने मौलिक कण? 3 मौलिक कण है। मौलिक कण का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। 3 मौलिक कण, जिसको सबसे छोटा कह सकते हैं, छोटा छोटा ननका ननका। इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा का नाम है प्रोटॉन और तीसरा का नाम है न्यूट्रॉन। ये मेनली नाम दे दिया गया कण का। कण तो है अवेलेबल, लेकिन ये 3 कैटेगरी में जिसको हम लोग बांट दिया वैज्ञानिक सब, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन का खोज किया कोई वैज्ञानिक प्रोटॉन का खोज किया, कोई वैज्ञानिक न्यूट्रॉन का खोज किया, इस तरह से कैटेगरी वाइज बांट दिया। लेकिन ये अपने लोग को पता होना चाहिए कि ये जो सूर्य के अंदर अवेलेबल है, इसका मतलब है कि सूर्य के अंदर अगर ये हाइड्रोजनवा अवेलेबल है और ये हाइड्रोजनवा सूर्य के पास अवेलेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ये भी तो होगा सूर्य के पास अवेलेबल ना। जब ये हाइड्रोजन अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, सूर्य के पास अवेलेबल होगा, तब प्रोटॉन भी अवेलेबल होगा और न्यूट्रॉन भी अवेलेबल होगा। मतलब क्या चीज, अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है उनके अंदर के कण तो जरूर मौजूद होंगे। अब इसी में आता है कि जब ये तीनों कण मौजूद है तो कोई भी तत्व है, उस तत्व के पास ऐसा स्ट्रक्चर उसका हम लोग मान करके चलते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। इस स्ट्रक्चर में ये यहाँ पर अगर हम प्लस का चिन्ह बना दे, किसका चिन्ह बना दे, प्लस का, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह बना दे तो ये जो प्लस है यहाँ पर अवेलेबल रहता है 2 गो स्विच, एगो प्रोटॉन एगो न्यूट्रॉन। इसको याद रखेंगे, जो लोग को पता होगा, बहुत लोग को जिनको पता नहीं है वो याद रखेंगे कि कोई भी तत्व है उस तत्व के नाभिक में, वो याद ही रखना पड़ेगा, उस तत्व में नाभिक होता है और उस नाभिक में क्या क्या अवेलेबल रहता है, एगो प्रोटॉन अवेलेबल रहता है और एगो न्यूट्रॉन अवेलेबल रहता है। अब क्वेश्चन आएगा कि फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, अगर ये दोनों यही रह गया तो इलेक्ट्रॉन भी तो यही रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये चीज नहीं होगा, यहाँ होगा क्या चीज, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करता है अपने कक्षा में, अपना घर में ये घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, चारों तरफ मूव करते रहता है। अब क्वेश्चन आता है, इसी में थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये थकता नहीं है, मूव करते करते बाहर क्यों नहीं चल जाता है या गिर क्यों नहीं जाता है? इन्हीं को बांधे रखता है प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो यही वजह से कर रहा है, किसके वजह से, प्रोटॉन के वजह से मूव कर रहा है। ये कैसे, काहे, ताकि मान के चलते इलेक्ट्रॉन, मान के क्या चलेंगे, सच्चाई यही है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा आवेश रहता है, निगेटिव आवेश। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश रहता है, पॉजिटिव आवेश। जब अपोजिट है, एगो उल्टा एगो सीधा, उल्टा सीधा जब रहता है तो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट होता है तो ये खींचे रखता है अपने ओर। प्रोटॉन ऐसे खींचे रहता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे नाचेगा, लेकिन प्रोटॉन क्या करता है, खींचे रखता है अपने ओर, अट्रैक्ट करके रखता है, इसको बाहर जाने ही नहीं देता है, उसको नीचे गिरने ही नहीं देता है। ये 3D में अपने लोग को नहीं दिख रहा तो ये नीचे नहीं गिर सकता है, लेकिन ये जो मूव करता है वो अट्रैक्शन की वजह से मूव करता है कि इनके पास प्रोटॉन अंदर अवेलेबल है, वो प्रोटॉन इनको आकर्षित करके रखता है, खींचे हुए रखता है अपनी ओर। इसी की वजह से जो है प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, गिरता नहीं है, उधर उधर कहीं भटकता नहीं है। तो इनके अंदर भी नाभिक है, कोई भी तत्व है उस तत्व के अंदर नाभिक होता है और उस नाभिक में क्या चीज अवेलेबल रहता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा के चारों ओर क्या करता है, चक्कर काटते रहता है। इस चीज को जान लिए। अब इसी में आ गया नाभिक को समझ लिए। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो है मतलब टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हाइड्रोजन आपस में क्या होता है, अत्यधिक गति से टकराता है, और जब टकराता है तो क्या होता है, यहाँ पर अभी हम देखें, हाइड्रोजन जब अत्यधिक गति से टकराता है तो उनके नाभिक, मतलब नाभिक और उसके नाभिक के अंदर का प्रोटॉन आपस में जुड़ने लगता है, चिपकने लगता है। हम किसी से टकराएंगे तो क्या चिपकेंगे, नहीं चिपकेंगे। हमसे कोई टकरा रहा है, हम चिपक गए ऐसे करके, वो टकराया चिपक गए। ऐसे ही प्रोटॉन, मतलब हाइड्रोजन जब टकराता है उनका प्रोटॉन चिपक जाता है। क्या चिपक जाता है, हाइड्रोजन का प्रोटॉन चिपक जाता है। अब उसी प्रोटॉन के चिपकने से क्या हो जाता है, और उसके अंदर कुछ तो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसी से हम लोग को ऊर्जा और गर्मी मिलता है।
अब उसी प्रोसेस को समझेंगे जिसको हम लोग बोल देंगे सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इतना चीज तो समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि सूर्य के अंदर तत्व है, तत्व का नाम मेनली दो तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, उसी चीज को जानेंगे। तो मेनली हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में और जो सूर्य का कोर है, कौन चीज, कोर, उस कोर के बारे में जानेंगे कि कोर का जो तापमान अत्यधिक होता है, जब कोर का तापमान अत्यधिक होता है तो हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन है वो अधिक तापमान के कारण अत्यधिक गति से, अत्यधिक स्पीड से चलता है। जब अत्यधिक स्पीड से चलता है तो उनके अंदर के जो नाभिक है, नाभिक में दो चीज अवेलेबल रहता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर का प्रोटॉन जब अत्यधिक गति से टकराता है तो हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है वो जिससे टकराता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से टकराता है, प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या हो जाता है, चिपकने लगता है। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ब्लास्ट कर जाता है। वही चीज यहाँ होता है, इसी चीज को आज जानेंगे। ठीक है, तो अगला अपना टॉपिक है कि ये होता कैसे, अपने लोग का प्रोसेस क्या है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो सूर्य में मुख्य रूप से प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन जो होता है नामक संलयन प्रक्रिया होता है। अभी हमने बताया ये प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होता है, बताया ना। ये हाइड्रोजन जो फास्ट स्पीड से जाता है तो उनका कोई अगर फास्ट स्पीड से आ रहा तो चिपक जाएगा, ऐसे ही हाइड्रोजन का प्रोटॉन क्या हो गया, चिपक गया। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चेन। चेन का मतलब क्या है, सिक्कर नहीं देखे, सिक्कर एकदम चेन के साथ मतलब इंटरलिंक रहता है एक दूसरे से, तब ना सिकरी बनता है, सिक्कर चेन के, उसी को चेन बोलते हैं। तो अपना लोग इसका नाम दिए प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन जो होता है नामक संलयन प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें इसका कुछ चरण, इसको हम लोग कुछ कैटेगरी में बांट दिए हैं। उस कैटेगरी में जो बांट दिए हैं तो वो 6 कैटेगरी में, मतलब उस कुछ कैटेगरी में इसमें बांटे हैं। उसमें जो पहला चरण है वो अपने लोग जानते हैं कि ये पहला चरण क्या है। किसका पहला चरण क्या है, सूर्य में जो नाभिकीय संलयन हो रहा है उनका पहला प्रोसेस, पहला स्टेप क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला स्टेप है दो हाइड्रोजन प्रोटॉन, दो हाइड्रोजन का प्रोटॉन का संलयन। बताए अभी कि वो प्रोटॉन प्रोटॉन चिपक गया, अब कैसे चिपका इसी चीज को जानते हैं। जो प्रोटॉन प्रोटॉन का संलयन हुआ, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन दोनों टकराया, टकरा करके हाइड्रोजन का दो बन गया। एगो इसको बोलते हैं हम लोग पोजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉने बोलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा नया चीज है, बहुत लोग इसको नहीं जानते होंगे। इसको तो बहुत लोग जानते भी हैं, इसको बहुत कम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, अगर प्लस चार्ज लग जाए उसको हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको अगर पॉजिट्रॉन बोलते हैं। तो एक अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का प्रोटॉन जुड़ता है और जुड़ करके हाइड्रोजन का दो प्रोटॉन एक साथ बच जाता है। अभी एक प्रोटॉन था हाइड्रोजन के पास, अब हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, और हाइड्रोजन के पास और क्या चीज बना, नेक्स्ट एक और चीज बना जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिट्रॉन, और ये जो है ये इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। दो चीज एक्स्ट्रा बना, हाइड्रोजन का दो प्रोटॉन बना तो एलिमेंट बना ही, लेकिन दो चीज एक्स्ट्रा बना। हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, लेकिन इनमें है कि दो चीज और एक्स्ट्रा बना। क्या क्या बना, एगो पॉजिट्रॉन बना, एगो न्यूट्रिनो बना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, दो चीज बना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इस प्रक्रिया में एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो भी निकलता है। बताए ना, अभी दो चीज एक्स्ट्रा निकला, दो चीज एक्स्ट्रा निकला। चलिए अब आगे जानते हैं कि न्यूट्रिनो सूर्य से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब जो न्यूट्रिनो बना ये गया कहां, न्यूट्रिनो बना ना दो चीज एक्स्ट्रा, क्या क्या चीज दो चीज एक्स्ट्रा बना, एगो पॉजिट्रॉन बना, एगो न्यूट्रिनो बना। अब ये दोनों का क्या होता है कि न्यूट्रिनो जो है सूर्य से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी तक पहुंच सकता है, बाहर निकलता है और पृथ्वी तक पहुंच सकता है। दूसरा, अब इनका आता है दूसरा चरण, न्यूट्रिनो सूर्य से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी तक पहुंच जाता है। क्या होता है, पृथ्वी तक पहुंच जाता है कौन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब आता है इनका दूसरा चरण। पहला चरण क्या था कि दो हाइड्रोजन नाभिक का संलयन। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोले, दो गो प्रोटॉन है जब चिपका तो आगे क्या बना, इनका प्रोसेस समझ गए। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसको जानते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस अपना आता है क्या चीज कि ड्यूटेरियम का एक, ये जो हाइड्रोजन का दो गो है ये इसका मास है हाइड्रोजन का। इसी एक चीज और जान लीजिए आप लोग,
इनको आप लोग जब शुरुआत किए हैं तो थोड़ा डिटेल से बता ही देते हैं। हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, समस्थानिक उसको हिंदी में बोलते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, इनको बोलते हैं हिंदी में समस्थानिक, समस्थानिक। ठीक, ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होता है, वो 3 आइसोटॉप्स होता है, इनका इस्तेमाल इसमें है। जैसे अभी ड्यूटेरियम अपने लोग नाम लिए, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक ही है, आइसोटॉप्स ही है। वो कौन कौन है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि जो आगे का प्रोसेस है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो जानते हैं कि समस्थानिक होता क्या है। तो इनका पहला नाम है, जिनको हम लोग बोलते हैं, इनका पहला नाम है कि हाइड्रोजन, जो इसका समस्थानिक है। 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के, जिनमें पहला ही नाम आता है किसका, सॉरी, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक का पहला नाम होता है, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं, 3। हाइड्रोजन, दूसरा नाम आता है ड्यूटेरियम, तीसरा नाम आता है ट्राइटेरियम। कितने समस्थानिक है, 3। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ये हाइड्रोजन में समस्थानिक कहने का मतलब होता है कि जिसका परमाणु संख्या सेम हो। कहने का मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के अनुसार परमाणु संख्या क्या हो, सेम हो, परमाणु संख्या सेम हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग हो। जैसे हाइड्रोजन का यहाँ सब में परमाणु संख्या 1, इसको ड्यूटेरियम को डी बोलते हैं 2, ट्राइटेरियम को टी से डिनोट करते हैं। इन सब का परमाणु संख्या सेम रहता है, लेकिन मास अलग हो जाता है, द्रव्यमान अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है, मास, वजन, द्रव्यमान। इसका मास 1 होता है, इसका मास 2 होता है, इसका मास 3 होता है। अब जो यहाँ पर बनता है हाइड्रोजन का, ये तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स, 3, एक हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटेरियम। तो ये जो समस्थानिक 3 है। अब जो यहाँ पर बना है, देखिए, अब जो यहाँ पर बना है, ये तीसरा चरण हो गया, अभी दूसरे चरण पे थे ना अपने लोग। ये जो यहाँ पर बना है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम। का है ड्यूटेरियम बोलेंगे, का है कि हाइड्रोजन का ये जो दू है, दू क्या चीज, मास है। तो हाइड्रोजन का जो 3 आइसोटोप्स है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, परमाणु संख्या सेम, लेकिन अगर परमाणु मास, द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है तीनों का। जब तीनों का अलग अलग हो जाता है, शुरू से 1 2 3 हो जाता है, तो दूसरा जो परमाणु द्रव्यमान है वो किसका होता है, ड्यूटेरियम। उसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्या बोले, ड्यूटेरियम। तो ये जो अब ड्यूटेरियम बना, अब इसके बारे में जानते हैं, इसलिए तो पहले आप लोग को बता दिए कि ये ड्यूटेरियम जब बनता है, ड्यूटेरियम का एक और प्रोटॉन से संलयन होता है। किसका, ड्यूटेरियम का। ये जो ड्यूटेरियम है, अब इनका एक और हाइड्रोजन का प्रोटॉन से एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बाहर से दे देता है, ठीक है। तो उनसे एक संलयन होता है। देखिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम है, अब हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन अवेलेबल पहले से, एक और प्रोटॉन से संलयन करता है। कहने का मतलब क्या, थक्का जुड़ता है एक और प्रोटॉन से। जैसे एक और प्रोटॉन से जुड़ा, अब बन जाता है हीलियम। अब क्या बन जाता है, हीलियम। और एक चीज और एक्स्ट्रा बनता है, जिसको बोलते हैं गामा। गामा, ये गामा किरण है, बहुत खतरनाक रेज है, इसको बोलते हैं गामा किरण। ये सिंबल होता है गामा का, इसका सिंबल है गामा का। तो हाइड्रोजन पहले क्या किया, पहले 2 गो हाइड्रोजन जुड़ा। क्या गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन का प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में जुड़ा। उसके बाद जुड़ने के बाद जो बनाया, वो बनाया क्या चीज, ड्यूटेरियम। मतलब हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या 1 हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 2 हो, उसको ड्यूटेरियम। और 2 चीज एक्स्ट्रा बना, कौन कौन चीज, एक पॉजिट्रॉन बना और एगो न्यूट्रिनो बना। न्यूट्रिनो तो पृथ्वी तक पहुंच जाता है, उससे बाहर निकल करके बच कौन जाता है, ड्यूटेरियम बच जाता है। और फिर ड्यूटेरियम क्या करता है, अपना अगला प्रोसेस करता है, क्या चीज,
अगला प्रोसेस करता है, फिर एगो प्रोटॉन हाइड्रोजन से संलयन करता है, जुड़ता है, और जैसे ही उससे जुड़ता है हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम प्लस हाइड्रोजन का एगो प्रोटॉन, दोनों जैसे जुटा बन गया हीलियम। और क्या निकला उससे, कौन सा किरण निकला, गामा किरण। कौन सा किरण, यही है गामा किरण। यह किरण की वजह से कुछ न कुछ होता है, देखते हैं आगे, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बहुत मजेदार टॉपिक उठाए आज, इसको पूरा खत्म करके माने, एकदम जोश रहना चाहिए, सीखना है आज, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में गामा किरण निकलती है जिससे सूर्य को रोशनी उत्पन्न होती है। तो इस चीज में समझ में आ रहा है क्या चीज, सूर्य में रोशनी आया कहां से, देखिए कहां से आया सूर्य में रोशनी, गामा किरण के प्रोड्यूस होने से। किसके प्रोड्यूस होने से, किसके निर्माण होने से, एकरे निर्माण होने से। यही चुट्टा है गामा किरण। ये चुट्टा काहे कहेंगे, भगवान है ये भाई, यही नहीं जाता तो अपने लोग को सूर्य का रोशनी नहीं मिल पाता। ये जब बन जाता है तो यही बनने के वजह से क्या होता है, अपने लोग को रोशनी मिल जाता है। इनके वजह से बनने से, गामा किरण के वजह से। गामा किरण किससे बना, वही हाइड्रोजन बना रहा है सूर्य से। कैसे कैसे प्रोसेस है, इस चीज को अपने लोग पूरा डिटेल से जान लिए हैं। तो मेन चीज लास्ट में अपने लोग को क्या मिला, तो सीधा कारण। अगर अब से कोई पूछे तो सूर्य को रोशनी, सूर्य जो हमको रोशनी देता है वो कहां से लाती है, सीधा बोलेंगे गामा किरण। क्या बोलेंगे, गामा किरण। गामा किरण के बारे में आगे जानेंगे। तो गामा किरण होता क्या है, बहुत इतना जान लीजिए, ये बहुत खतरनाक किरण है। अगर ये ऐसे करके या किरण आपके ऊपर पड़ गया तो हो सकता है आपको यहां से पार करके तीरा उधर से उधर निकाल दे। इतना कैपेसिटी है किसके अंदर, गामा किरण के अंदर। थोड़ा सा थक गए हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद 2-3 मिनट वेट कीजिए। चलिए अब जानते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि रोशनी कहां से मिल रहा है। देखिए शुरू से लास्ट तक अगर बने रहिएगा तो एकदम मजा आने वाला है। तो रोशनी कहां से आया, किसके वजह से, किस किरण के वजह से, यही है गामा रे। यही गामा रे अपने लोग को डेली डेली रोशनी देता है, सूरज का प्रकाश देता है, ठीक है। तो ये कहां से आया, हर एक चीज हम आपको बता दिए। अब अपने लोग का नेक्स्ट चरण आता है, तीसरा चरण में क्या होता है, चलिए जानते हैं। अब आता है तीसरा चरण। तीसरा चरण में क्या है कि दो हीलियम नाभिक का संलयन। इससे पहले हाइड्रोजन का संलयन होता, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन मिला था तो हीलियम बना था, और गामा किरण। गामा किरण की वजह से हमको रोशनी मिलता है। अब जो और चीज मिलता है वो किन के वजह से मिलता है, ये चीज जानते हैं। रोशनी का तो कारण जान लिए कि रोशनी किसके वजह से मिल रहा है, गामा किरण के निर्माण होने से। अब जो और चीज मिलता है वो कैसे मिलता है, इनके बारे में जानते हैं। तीसरा चरण है कि दो हाल हीलियम नाभिक का संलयन। अब देखते हैं, ये दो हीलियम नाभिक ले लिए। अब ये दो हीलियम नाभिक जो है मजेदार वाला हीलियम नाभिक बनाता है, रियल वाला हीलियम नाभिक। ये हीलियम नाभिक थोड़ा कमजोर है, लेकिन ये जो हीलियम नाभिक है ये वाला, ये मजबूत हीलियम नाभिक है। और उनके साथ साथ दो हाइड्रोजन का प्रोटॉन भी बनता है, दो हाइड्रोजन का प्रोटॉन भी निकलता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया में दो अतिरिक्त हाइड्रोजन नाभिक मतलब प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं। प्रोड्यूस हुआ अलग से, पहले भी था, फिर से दो हाइड्रोजन बना। मतलब क्या, यही ना हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहा है, हीलियम मिलकर के हाइड्रोजन बना रहा है। ये प्रोसेस चलता रहता है, ऑटोमेटिक चलता है, ये प्रकृति का देन है। तभी नहीं तो खत्म होता। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान के चलते हैं दो आदमी मिलके एक नया आदमी बनता है ना, अगर एक जेंट्स और लेडीज मिलकर के नए आदमी का निर्माण करते हैं, मतलब धरती पर पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, मतलब एक पुरुष और एक स्त्री के मिलने से एक धरती का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। उसी तरह से कि ये जो दो आदमी मिल जा रहा है, दो मनुष्य, ये दो मनुष्य मिलकर के एगो तीसरा मनुष्य बना रहा है। और तीसरा मनुष्य जो बना रहा है, ये आदमी जब बूढ़ा हो गया पहले हाइड्रोजन, फिर एगो नया मतलब हाइड्रोजन दे देता है। ये प्रोसेस क्या होता है, चलते रहता है, ठीक है। तो आगे आता है कि इस प्रक्रिया में दो अतिरिक्त हाइड्रोजन नाभिक प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं जो पुनः संलयन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। हमने बताया यही संलयन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप चलता रहता, तभी ना नहीं खत्म होता है। अगर खत्म होने का रहता, ये नहीं बनता, ये मेन चीज है अपने लोग का। ये अगर ये साला नहीं बनता तो अपने लोग का फिर वही हाल हो जाता जो नहीं होना चाहिए था। कौन सा हाल, अपने
आपको पता है पहले से, हमको नहीं बताना है, ठीक है। तो बना गया कौन, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा जब बन गया तो फिर प्रोसेस दोहरा देगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन जब मिल ही गया तो फिर से टकराएगा, जब फिर से टकराएगा तो फिर वही बनेगा हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम बनेगा, फिर से एगो प्रोटॉन आएगा, फिर टकराएगा, फिर हीलियम बनेगा, फिर हीलियम हीलियम मिल करके फिर से मजबूत हीलियम बनाएगा, फिर प्रोटॉन निकालेगा, फिर उधर से आएगा। मतलब प्रक्रिया ऐसे आता है, फिर से आता है, फिर लौट जाता है, आता है जाता है, मतलब रोटेशन चलते रहता है। जब रोटेशन चलते रहता है तो एनर्जी खत्म कहां से होगा, बनेगा, बनेगा ही बनेगा। काहे बनेगा, काहे कि प्रक्रिया मूव करते रहा, प्रोसेस चल ही रहा है। समझ में आ रहा है, इसको लगाना सीखिए पूरा एकदम से, तब मजा आएगा। साला आज सीखे हैं कुछ, इस चीज को पूरा एकदम जज्बा रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। इन सभी संलयन प्रक्रिया के दौरान, जब ये संलयन प्रक्रिया हो रहा होता है, इस जितना संलयन प्रोसेस हुआ है ये सब संलयन का ही प्रक्रिया है। जो ये संलयन का प्रक्रिया है, इस संलयन प्रक्रिया के दौरान कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार। आइंस्टीन का समीकरण क्या है, E बराबर mc²। अपने लोग जो पढ़े हैं, इनके अंदर जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनता है, मौलिक कण, वो मास के रूप में रहता है। वो क्या होता है कि कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है एनर्जी के रूप में। वही एनर्जी के रूप में अपने लोग को धीरे धीरे पृथ्वी पर क्या होता है, मिलता है, परिवर्तित हो जाता है। किस समीकरण के द्वारा, आइंस्टीन का समीकरण। और यह ऊर्जा सूर्य की रोशनी और गर्मी के रूप में बाहर निकलती है। कौन सी ऊर्जा, जो ऊर्जा द्रव्यमान से किसमें कन्वर्ट हो गया, कोई ऊर्जा में, और वो ऊर्जा अपने लोग को धरती पर रोशनी के रूप में मिलता है, और भी एनर्जी के रूप में मिलता है, गर्मी के रूप में मिलता है, ठीक है। तो अपने लोग ये चीज जान लिए। अब अपने लोग का आता है नेक्स्ट चीज, क्या है देखिए। नेक्स्ट चीज आता है कि सूर्य की संरचना को समझना जरूरी है, क्योंकि संलयन मुख्य रूप से इसके कोण में होता है। अभी हमने आपको बताया था, क्या चीज बताया था, इसके कोण में क्या चीज कैसे होता है। इसके स्ट्रक्चर को एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या चीज होता है। कि सूर्य में जो होता है कोण होता है, ठीक है, जहां पर संलयन होता है। अब पूछेगा, अभी आपको हम बता दिए कि सूर्य में जो डेली डेली रोशनी और इतना ऊर्जा उसमें आ रही है, इस चीज को तो आप पता कर दिए। लेकिन ये इसका जो निर्माण हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है, तो कहां पर हो रहा है, सूर्य के कोण पर, जहां पर कितना डिग्री टेम्परेचर है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस वहां पर टेम्परेचर है। उसी टेम्परेचर के आधार पर ये सारा प्रोसेस होता है, इससे ऐसे जो चलते रहता है गोल, इधर से बना प्रोटॉन प्रोटॉन का चेन बनता है, सारा प्रोसेस आपको बता दिया गया है कैसे क्या चीज होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है जोन होता है, एक होता है रेडिएटिव जोन, उसके होता है कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ये सारा चीज उसका जोन है। और उसी जोन के कारण संलयन के दौरान उत्पन्न गामा किरणें रेडिएटिव जोन में लाखों वर्ष तक फंसी रहती है और धीरे धीरे बाहर निकलती है। कहने का मतलब क्या, अभी हमने आपको बताया था शुरुआती दौर पर कि जिस ऊर्जा को आप ले रहे हैं वो ऊर्जा सूर्य ने तुरंत नहीं बनाया, वो हजारों लाखों वर्ष पहले ऊर्जा बना हुआ है, लेकिन आपको आज मिल रहा है। यहाँ पर वो स्टोर कहाँ होता है, वो स्टोर होता है रेडिएटिव जोन में। लाखों वर्ष तक वो ऊर्जा क्या होता है, और फंसी रहती है और धीरे धीरे बाहर निकलती है। इसना उतना ऊपर नहीं जानना है, जानने वाली मेन बात एक ही है, ये जो सूर्य की ऊर्जा है जो लाखों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक फंसी रहती है पहले, मतलब अपने लोग को जो नया ऊर्जा रूप में मिलता है, ये कोण का किस जोन में फंसा रहता है। कोण होता है ना, सन का कोण, जहां पर संलयन हो रहा होता है सूरज का, तो वो किस जोन में फंसा रहता है लाखों वर्ष तक, वो होता है रेडिएटिव जोन में। इसको याद रखेंगे, किस जोन में, रेडिएटिव जोन में। रेडिएटिव जोन में वो ऊर्जा फंसी रहती है और अपने लोग को नए ऊर्जा के रूप में धीरे धीरे बाहर निकलती है। अंततः यह ऊर्जा प्रकाश, जो ऊर्जा सब धीरे धीरे बाहर निकलती है, वो क्या क्या कौन कौन सी चीज में निकलती है, अपने लोग को यह ऊर्जा विजिबल लाइट, प्रकाश के रूप में निकलती है, पराबैंगनी किरणें के रूप में निकलती है, इंफ्रारेड के रूप में निकलती है। ये सारा चीज 12th में मॉडर्न फिजिक्स में और अच्छा से पढ़ने के लिए इन सब रे के बारे में पहुंचता, तब रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है। ये सारा रेज पृथ्वी तक पहुंचता है। तो कहां पर स्टोर रहता है वो एनर्जी लाखों वर्ष तक, किस जोन में, रेडिएटिव जोन में। इसको याद रखेंगे, किस जोन में रहता है, रेडिएटिव जोन में। तो आज का अपना लोग का जो मेन काम था वो प्रोसेस क्या हुआ, खत्म होता है।
कि ये जो है सूरज इतना गर्मी कहां से लाता है, ये चीज अपने लोग जान लिए। जान करके अंदर से जो खुशी महसूस होता है, क्या बात है, आज हमने कुछ सीखा है। सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जितना इसका इस्तेमाल करेंगे, शरीर को मजबूत करने से कुछ नहीं होगा, इनको मजबूत कीजिए। ये चीज आप लोग नहीं सुने हैं कि अगर शरीर मजबूत करेंगे तो जिनका दिमाग मजबूत है वो आपके पीछे नहीं आएंगे। कौन? जिनका दिमाग मजबूत है, आपकी वो मतलब ऊर्जा वाले जो है, दिमाग का जिनके पास ऊर्जा है, वो शारीरिक ऊर्जा जिनके पास ज्यादा है, वो दिमागी ऊर्जा जिनके पास ज्यादा, उनके पीछे पीछे बॉडीगार्ड बनकर वो आते हैं। काहे कि आपने किस ऊर्जा पे काम किया है। दिमाग के जो ऊर्जा एनर्जी दिमाग में है, दिमाग में जो चीज बात, इसको लगाना सीखा। जब आप ये चीज लगाना सीख गए तो आपके पीछे जिनका बॉडी बना हुआ, मसल बना हुआ, आपके पीछे बॉडीगार्ड बन जाता है। मतलब क्या चीज कि शरीर का ऊर्जा इस्तेमाल कीजिएगा तो फिर ज्यादा आगे नहीं जा पाते हैं। शारीरिक ऊर्जा सही है, लेकिन जो मानसिक ऊर्जा है ये इस्तेमाल कीजिएगा तो जिनके पास अत्यधिक शारीरिक ऊर्जा है, फिर वो आपके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल दोनों का करेंगे, शारीरिक ऊर्जा का भी। अगर शारीरिक ऊर्जा नहीं रहेगा तो फिर आपका मानसिक ऊर्जा काम नहीं करेगा। लेकिन ज्यादा इस्तेमाल किसका करेंगे? मानसिक ऊर्जा का, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद आप सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आज ये चीज सीख लिए, अब अगला आप लोग इंतजार कीजिए नेक्स्ट टॉपिक पे कि किस टॉपिक पे आप लोग को सीखने को मिल सकता है। कभी भी कुछ भी अचानक से मिल सकता है, कहा कि मेरा दिमाग जब लग गया, कोई चीज अगर मैं सोच लेता हूं कि ये चीज करना है तो करना है। कुछ नया चीज अब जैसे ही आता है बहुत जल्द आप लोग के बीच प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।